नमस्कार दोस्तों। बीएस गुरु एजुकेशन में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने पेन और पेपर के साथ अपने इस न्यूज़ के लिए तैयार हो जाएं। कृपया रिवीजन करते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पा सकें। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंस बात आजकल मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेंस चल रहा है यूपीएससी का। यदि आप लोग पेपर देख पा रहे होंगे तो आप सभी लोग इस बात का जायज़ा ले पा रहे होंगे कि पेपर डायरेक्टली करंट अफेयर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए कृपया जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको रिवीजन में ज़रूर लें और कृपया रिवीजन को बहुत महत्वपूर्ण तरजीह दें ताकि आप आगे दोबारा भले नया ना पढ़ें लेकिन दोबारा पुराने को रिवीजन ज़रूर करें। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम कोई भी हो वो बेटर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं कि मैप में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान दिखाया जा रहा है। मैप में ये देख पा रहे हैं आप, तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पर। तो यहीं पर एक क्रिएटर है। ये बेसिकली क्रिएटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी का एक तरीके से कहें मुंह होता है, ऊपर कहीं ऊपरी हिस्सा होता है। तो इसे कहा, यहाँ पर कहा गया है दरवाजा गैस क्रिएटर। तो इसी के न्यूज़ है, इसी के प्रत्यक्ष में। तो चलते हैं, बात करते हैं इस क्रिएटर के विषय में जो कि कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। तो बात आगे बढ़ते हैं। यदि तो बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की, ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडार। यहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस भंडार है बहुत ज़्यादा। तो दरवाजा गैस क्रेटर जहाँ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण मौजूद है, में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। दरवाजा गैस क्रिएटर यानी दरवाजा गैस क्रिएटर को गेटवे टू हेल, फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेटवे टू हेल यानी नर्क का द्वार के रूप में जाना जाता है, यानी गेटवे टू हेल। इस बात को ध्यान रखिएगा, गेटवे टू हेल दरवाज़ा गैस क्रेटर जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। कई बार इस प्रकार के छोटे से टॉपिक्स जो होते हैं न्यूज़ में आ जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान को मीथेन रिसाव का केंद्र माना जाता है। जो हम मीथेन की बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान को इसका केंद्र माना जाता है। अगर बात करें 2019 में, तो तटवर्ती तेल और गैस परिचालन में 50 सबसे गंभीर मीथेन गैस रिसावों में से 31 तुर्कमेनिस्तान में है। फ्रेंड्स देखें, बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि 50 सबसे गंभीर मीथेन रिसावों की बात करें तो उनमें से 31 तुर्कमेनिस्तान में ही हैं केवल। तो यह एरिजोन में मौजूद सभी कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि एरी जोन में मौजूद सभी कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर जलवायु प्रभाव डालता है। तो मीथेन रिसाव की गंभीरता पृथ्वी की सतह पर मौजूद ओजोन, जो कि एक खतरनाक वायु प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैस है, के निर्माण में मीथेन का प्राथमिक योगदान होता है, जिसके संपर्क में आने से प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। तो यदि बात करें मीथेन, मीथेन भी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। लगभग 20 साल की अवधि में यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल में 80 गुना से, जो वायुमंडल होता है उसको 80 गुना अधिक गर्म करती है। यानी अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसकी तुलना में ये 80 गुना ज़्यादा गर्म करती है इन्वायरमेंट को। तो इसी प्रकार से आगे अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं इसी में। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान से परिचित हो जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है अगस्त अश्गाबाद बाद है। यहाँ 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान, फ्रेंड्स ये काराकुम जो है रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है और जो क्रेटर है ये महत्वपूर्ण पर्यटन का केंद्र भी बन गया। 2018 में देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक काराकुम की चमक कर दिया था। तो इस प्रकार से क्रिएटर की उत्पत्ति अगर जाने तो सोवियत भूवैज्ञानिक काराकुम रेगिस्तान में तेल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे
और उन्होंने गलती से प्राकृतिक गैस के एक पॉकेट से पृथ्वी ढह गई और 3 विशाल सिंक होल बन गए। सिंक होल जमीन में एक अवसाद है जिसमें कोई प्राकृतिक बाहरी सतह जल निकासी नहीं है। ये ऐसे तंत्र होते हैं जो भूजल द्वारा अंतर्निहित चूना पत्थर के आधार को भंग कर देते हैं। उत्पत्ति का विवरण वास्तव में ज्ञात नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि क्रिएटर 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि क्रिएटर वर्ष 1960 के दशक में बनाया गया था, लेकिन 1980 के दशक तक इसमें आग नहीं लगाई गई थी। यह भी कहा गया जाता है कि सोवियत शासन के दौरान तेल और गैस बहुत महंगे हुए वस्तुएं थी, इसलिए क्रिएटर यहाँ पर बनाया गया था। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। चीन को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, जैसे कि आप बात कर रहे हैं हम लोग डब्ल्यूटीओ की, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विकासशील देश का दर्जा मिला है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा चीन को फिर से विकासशील देश का दर्जा प्राप्त हो गया है। यह कई देशों के फैसलों के खिलाफ चिंताजनक और विवादास्पद मुद्दा है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि डब्ल्यूटीओ के पास विकासशील और विकसित देशों का यानी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी देश अपने आप को विकासशील और विकसित देश घोषित कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। हाँ, परंतु उसके जो सहयोगी देश हैं इस पर वो विशेष रूप से मुद्दा उठा सकते हैं, यानी इसका विरोध कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में इस प्रकार। तो इससे पहले 2019 में दक्षिण कोरियाई सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भविष्य की बातचीत से विकासशील देश के रूप में कोई विशेष वरीयता नहीं लेने का फैसला किया था। फ्रेंड्स, अगर बात करें 2019 में, तो दक्षिण कोरिया है सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से में भविष्य की बातचीत से विकासशील देश के रूप में कोई विशेष वरीयता नहीं लेने का फैसला किया था। और बात करें, विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और विकासशील देशों की परिभाषित नहीं किया है, यानी विकसित है या विकासशील है ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। और इसलिए सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो विकसित हैं या विकासशील हैं। तो फ्रेंड्स, हालांकि अन्य सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के सदस्य के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के पास विकासशील राष्ट्र की उचित परिभाषा का अभाव है। हालांकि इसके 164 सदस्यों में से 2/3 खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य खुद को विकासशील राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, या चीन जैसे देश को वैश्विक व्यापार में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए लाभ प्रदान करता है, जबकि वह खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करता है और इस तरह विशेष और विभेदित उपचार यानी S&DT प्राप्त करता है। अगर बात करें चीन के मामले की, तो यहाँ पर विश्व बैंक के अनुसार चीन के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि के कारण वह एक उच्च मध्यम आय वाला देश बन गया है। और देश के अनुचित व्यापार प्रथा के कथित उपयोग को देखते हुए कई देशों ने चीन के विकासशील होने पर प्रतिबंध यानी लगाने के लिए एक बात कही है, यानी अपना मुद्दा रखा है, यानी इसे विवादास्पद कहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं, चीन की कुछ अनुचित व्यापार प्रथाओं में राज्य के उद्यमों के लिए संदर्भात्मक व्यवहार, डेटा प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त परिवर्तन शामिल है। यह असंगत प्रतीत होता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की 1/4 वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, खुद को सबसे बड़ा विकासशील देश मानती है। विश्व बैंक द्वारा देशों का कुछ वर्गीकृत किए गए हैं। तो विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूहों में यानी निम्न, मध्यम, उच्च आय, उच्च मध्यम उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है। तो वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है और यह पिछले वर्ष के वर्तमान अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI
जीएनआई पर आधारित होता है। जीएनआई किसी देश के लोगों और व्यवसायों द्वारा अर्जित की गई कुल राशि होती है। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम वर्गीकरण में भारत को निम्न मध्यम निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत को वर्ल्ड बैंक ने निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है। बात करते हैं विकासशील देश की स्थिति यदि प्राप्त होती है किसी देश को डब्ल्यूटीओ में तो उसे क्या लाभ होते हैं। तो यदि बात करें तो डब्ल्यूटीओ समझौता विकासशील देशों को एसएनडीटी प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार देता है, जो विकासशील देश को समझौता को लागू करने हेतु लंबी समय सीमा प्रदान कर सकते हैं और यहां तक कि ऐसे देश के लिए व्यापार के अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि बात करें एसएनडीटी विकासशील और गरीब देशों को प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु लंबी ट्रांजिशन अवधि सहित कुछ लाभों की अनुमति देता है। यह विकासशील देशों के लिए व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय भी प्रदान करता है, जिसके तहत सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को विकासशील देशों के व्यापार हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। और साथ ही बात करें तो विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन के काम करने, विवादों को संभालने तथा तकनीकी मानकों को लागू करने की क्षमता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते प्रायः समय के साथ कुछ उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन में कमी लाने और विकासशील देशों हेतु अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करने और विकसित देशों की तुलना में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समय देने की उद्देश्य से लागू होते हैं। यह वर्गीकरण अन्य देशों को तरहीज, उपचार या विशेष सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति देता है। तो इस प्रकार है विकासशील और विकसित देशों को प्राप्त होने वाले लाभ। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 यानी इंडिया स्किल 2021 नेशनल स्किल्स का हाल में समापन हुआ। यदि बात करें, यह कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई है तथा युवा लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने हेतु एक मंच प्रदान करती है। भारत कौशल प्रतियोगिता हर 2 वर्ष में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है। इसमें जमीनी स्तर पर तक पहुंचने और प्रभाव डालने की क्षमता है। अगर बात करें हम प्रतिभागी की तो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी ने प्रतियोगिता में भाग लिया तथा वर्ष 2021 में 54 कौशलों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिनमें 7 नए कौशल शामिल थे। कौशल क्षेत्र में सौंदर्य चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, पुष्प विज्ञान, रोबोटिक प्रणाली या रोबोट प्रणाली, एकीकरण, क्लाउड कंप्यूटिंग, जल प्रौद्योगिकी, पेंटिंग और सजावट, स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल और अन्य मुद्दे शामिल थे। तो इस प्रकार के जो कौशल हैं उनमें भाग लिया गया। तो बात करते हैं इसकी नोडल एजेंसी के विषय में। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। एनएसडीसी 2011 में वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। राज्यों का प्रदर्शन उड़ीसा चार्ट में सबसे ऊपर रहा और महाराष्ट्र और केरल उसके बाद रहे। इंडिया स्किल 2021 नेशनल्स के विजेता को अक्टूबर 2022 में चीन के संघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से ये उसके लिए पुरस्कार होगा। और कौशल विकास की आवश्यकता क्यों है, इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। अकुशल श्रम बल यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 2010 और 19 की अवधि में केवल 21.1% श्रम शक्ति ही कुशल थी। यह निराशाजनक परिणाम नीतिगत कार्रवाइयों में सामंजस्य की कमी और समग्र दृष्टिकोण की अनुपस्थिति और एकल रूप में से कार्य करने के कारण ऐसा हुआ।
यानी यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है, आप कह सकते हैं श्रम शक्ति केवल 21.1% ही उपयुक्त यानी स्किल वाली थी, बाकी सभी में कोई भी स्किल्स प्राप्त नहीं थी। इसीलिए हमारे यहाँ काफ़ी बेरोजगारी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में यानी श्रम शक्ति में यदि कुशल यानी स्किल होती है, कुशलता होती है, तो उसे आसानी से जॉब मिल सकती है या उसे जॉब दी जा सकती है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। स्वदेशी विमान वाहक स्वदेशी विमान वाहक वन यानी आईएसी, जिसे भारतीय नौसेना में प्रवेश करने के बाद आईएनएस विक्रांत कहा जाएगा, ने समुद्री परीक्षणों का एक और चरण पूरा किया। आईएनएस विक्रांत भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। विमान वाहक के विषय में अगर जाने तो विमान वाहक पोत एक बड़ा जहाज है। ये एक बड़ा जहाज है जो सैन्य विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और इसमें जहाज़ों के लिए एक एयरबेस मौजूद होता है। एयरबेस एक पूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक से लैस होते हैं, जो विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ये युद्ध शांति के समय में नौसेना के बेड़े की कमान के रूप में कार्य करते हैं। एक वाहक युद्ध समूह में विमान वाहक, उसके अनुरक्षक शामिल होते हैं, जो एक साथ एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानी नौसेना ने पहली बार बड़ी संख्या में वाहक को एक टास्क फोर्स में इकट्ठा किया था, जिसे कीडो बुटाई के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत में विमान वाहकों के विषय में, तो आईएनएस विक्रांत यानी जो सेवा मुक्त हो चुका है। आईएनएस विक्रांत से शुरुआत, जिसने वर्ष 1961 से 1997 तक भारत की सेवा की। भारत ने 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत का अधिग्रहण किया, और वाहक ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ। वर्ष 2014 में आईएनएस विक्रांत का मुंबई में भंजन हुआ। आईएनएस विराट सेवा मुक्त हो चुका है। आईएनएस विक्रांत के बाद सेंटोर श्रेणी का वाहक एचएमएस यानी हर मैजेस्ट्रीज शिप यानी हर्मिस आय, जिसे भारत में आईएनएस विराट के रूप में जाना जाता है, और इसने वर्ष 1987 से 2016 तक भारतीय नौसेना में सेवा प्रदान की। आईएनएस विक्रमादित्य यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, और रूसी नौसेना के सेवा मुक्त एडमिरल गोसर को वाकू से परिवर्तित युद्धपोत है। आईएनएस विक्रमादित्य एवं संशोधित कीवी श्रेणी का विमान वाहक पोत है, जिसे नवंबर 2013 में कमीशन किया गया था। आईएनएस विक्रांत की विरासता विरासता को सम्मान देने हेतु पहले आईएसी को आईएनएस विक्रांत के रूप में नामित किया गया। इसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया गया। वर्तमान में इसका समुद्री परीक्षण चल रहा है, और इसका परिचालन वर्ष 2023 में शुरू होने की संभावना है। इसके निर्माण ने भारत को आधुनिक विमान वाहक बनाने की क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल किया, और संचालन के तौर तरीके भारतीय नौसेना के अनुसार यह युद्धपोत मिग-29 के लड़ाकू जेट कामो 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहुभूमि का हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का संचालन करेगा। विमान वाहक का महत्व वर्तमान में अधिकांश विश्व शक्तियां अपने समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए तकनीकी रूप से उन्नत विमान वाहक का संचालन या निर्माण कर रही हैं। दुनिया भर में 13 नौसेनाएं अब विमान वाहक पोत संचालित करती हैं। कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। यदि बात करें निमित्ज क्लास, तो ये यूएसए का है, और गोराल्ड आर फोर्ड क्लास यूएस, क्वीन एलिजाबेथ क्लास यूके का है, एडमिरल कुजनेत्सोवा रूस, लियोनी चीन, आईएनएस विक्रमादित्य भारत, चार्ल्स डी गॉल फ्रांस, और कैवोर इटली। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण
9 सेनाएं अब जो विमान वाहन पोत संचालित करती हैं। तो अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस के विषय में। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। 9 जनवरी को पीबीडी बनाने के दिन के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी महान प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीय जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ष 2003 में प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे हर वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता था। पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। 2021 16वां पीबीडी सम्मेलन नई दिल्ली में वस्तुतः आयोजित किया गया, जिसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। यह एक अनिवासी भारतीय यानी भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने विदेश में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत के कारणों और चिंताओं का मूर्त रूप से समर्थन करते हैं। ये उनके लिए एक पहल है। अगर बात करें प्रवासी भारतीयों से संबंधित सरकारी पहलों की, तो प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत को जानो कार्यक्रम, ई माइग्रेट सिस्टम, वजार उन्नत संयुक्त अनुसंधान काया का दौर योजना आदि इस प्रकार की काफ़ी योजनाएं हैं जो भारत के प्रवासियों से संबंधित हैं। तो बात करते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN ने रेड सैंडर्स को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। वर्ष 2018 में इसे संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और यदि बात करें जिसका पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक जिसकी सीमा है, यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी, गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा परती भूमि में उगते हैं। अब बात करें इनके खतरे की, तो तस्करी, वनाग्नि, मवेशी चराने व अन्य वन्य मानव जनित खतरों के साथ साथ अवैध कटाई। रेड सैंडर्स जो अपनी समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाने जाते हैं, पूरे एशिया में विशेष रूप से चीन, जापान में सौंदर्य प्रसाधन, औषधि उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प तथा संगीत वाद्य बनाने के लिए यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। अगर बात करें इसके संरक्षित श्रेणी की, तो IUCN के रेड लिस्ट में यानी विलुप्त प्राय प्राणी है, साइट्स पर सीट सेकेंड में है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची सेकेंड में है। तो इस प्रकार से जो रेड सैंडर्स है वो हमारे लिए एक काफ़ी सोचनीय है और इसे IUCN ने अपने रेड सैंडलवुड इसे कह सकते हैं आप को नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस तारीख को चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद यानी पंजाब में 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे। साहिबजाद जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में यदि हम जानें, तो साहिबजाद जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में मुगल सैनिकों ने सम्राट औरंगजेब 1704 के आदेश पर आनंदपुर साहिब को घेर लिया और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया। मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी, उन दोनों ने इनकार कर दिया
और इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई। उन्हें जिंदा ईंटों से दीवार में चुनवा दिया गया। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। गुरु गोविंद सिंह 10 सिख गुरुओं से अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये न्यूज़ थी, किस तरह का उनका साहसी बलिदान था जोरावर सिंह और फतेह सिंह का, जिसमें कि एक की उम्र केवल मात्र 6 और दूसरे की 9 साल की उम्र थी, और उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो इस प्रकार से हमें भी अपने अंदर ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महान लोगों से अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें लेनी चाहिए जो हमें भाव विभोर करती हैं। इस प्रकार से हमारा इतिहास है, तो उसे हमें सीख के रूप में जरूर धारण करना चाहिए या अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि न्यूज में आप देख पा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित, कहाँ स्थित, बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल इस बहुपक्षीय विकास बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डीजे पांडेयन जो उपाध्यक्ष के रूप में एआईआईबी के निवेश कार्यों और दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में सभी संप्रभु और गैर संप्रभु ऋण देने का नेतृत्व कर रहे थे, का स्थान लेंगे। उर्जित पटेल ने 2 वर्षों की सेवा के बाद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए दिसंबर 2018 में एक आश्चर्यजनक निर्णय में आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2015 में बीजिंग में लॉन्च किए गए एआईआईबी ने बैंक के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं, और चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक और भारत दूसरा सबसे बड़ा, और अमेरिका और जापान इसके 104वें सदस्यों में से नहीं है। यानी अमेरिका और जापान इसके 104 सदस्यों में से कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।